चलो, आवाज आ रही है ऑनलाइन? ठीक है। हाँ जी, ऑफलाइन को डाउट किसी को? ऑनलाइन को डाउट? ऑनलाइन को डाउट है? ठीक है जी। तो नोट्स मिल गए आपको उस दिन कौन से अमेंडमेंट्स एंड इमरजेंसी के? बताओ सर। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखो, लीगल राइट वैसे तो ये सारे लीगल ही होते हैं, पर इनको हम लीगल राइट जो होते हैं ज्यादातर उनको स्टैट्यूटरी राइट्स को लीगल राइट बोलते हैं। जो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं ना, हम उनको लीगल राइट्स बोलते हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए होते हैं। ठीक है, उनको हम लीगल राइट, जैसे राइट टू आपका वो होता है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये सारे जो है लीगल राइट्स। चलो जी, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। विल स्टार्ट विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। Amendment procedure, Article 368 of the Constitution. Amendment procedure, Article 368 of the Constitution, Part 20. Article 368, Part 20 of the Constitution. ठीक है, तो when we talk about the amendment procedure of the Constitution, तो आप इस चीज को समझोगे, जो amendment procedure होता है, कि जो आपके Constitution amendment procedure होता है, so that procedure can be introduced only and only in the Parliament. So the Constitution amendment procedure can be introduced only in the Parliament. ठीक है, तो भारत में संविधान को अमेंड करने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट के पास होती है। इट कैन बी ओनली एंड ओनली इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। अब जब पार्लियामेंट में कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है और कौन से हाउस में? सो व्हेन वी से दैट इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर सेइंग इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मींस इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। ठीक है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट। सो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, सो दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और इट कैन बी अ पब्लिक बिल, दैट मींस इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, और इट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, तो ये पब्लिक बिल भी हो सकता है, ये प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है। पब्लिक बिल का मतलब क्या होता है कि सरकार इसे इंट्रोड्यूस कर रही है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है? दैट इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर। नाउ हु इज अ प्राइवेट मेंबर? तो जब हम प्राइवेट मेंबर बिल की बात करते हैं, सो दिस प्राइवेट मेंबर बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर्स। अब ये प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर्स होते हैं एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर। जो भी एमपी मिनिस्टर नहीं है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का हो चाहे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का हो, बस वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एमपी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, कोई भी एमपी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, उसके द्वारा पारित इंट्रोड्यूस जो बिल है, उसके द्वारा जो इंट्रोड्यूस बिल है, उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। राइट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, अब देखो सर, अब ये प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होता है। अभी जब ये प्राइवेट मेंबर बिल या जो आपका गवर्नमेंट बिल होता है, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, इंट्रोड्यूस होता है, तो हमने बोला इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर इन लोकसभा और इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। सो द फर्स्ट हाउस कैन बी ईदर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब वो फर्स्ट हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया, फर्स्ट हाउस में उस पर डिस्कशन होगी। अब वो कौन सी मेजोरिटी के थ्रू पास होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोविजन है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोविजन है। तो अगर तो हम प्रोविजंस की बात करें कि कौन सा प्रोविजन है, तो अगर आप ये देखो तो कई जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी, some are amended using special majority, some are amended using special majority and of the parliament and ratification of half states। ठीक है, तो आप ये देखो कि लेट अस सपोज कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो एक फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट की बात करता है। जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट की बात करता है।
तो अगर हम देखते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वो बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, या डिपेंड करता है कि कौन सी मेजोरिटी से, प्रोविजन के ऊपर वो बिल पास होता है, वो बिल जो है वो कंसर्न्ड मेजोरिटी से पास होके सेकंड हाउस में जाता है, वो कंसर्न्ड मेजोरिटी से पास होके सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस डिपेंडिंग अपॉन राज्यसभा और लोकसभा विच इज द फर्स्ट हाउस। ठीक है, अब इसके पास इसने पास कर दिया, सपोज इसने रिजेक्ट भी कर दिया। देखो सेकंड हाउस में क्या होता है कि सेकंड हाउस के पास दो ऑप्शंस होती है, या तो इट कैन एक्सेप्ट द बिल और इट कैन रिजेक्ट द बिल। इफ इट रिजेक्ट्स द बिल नथिंग विल हैपन, द बिल विल बिकम डेड। ठीक है, अगर तो सेकंड हाउस जो है वो बिल को पास कर देता है तो अलग बात है, अगर वो बिल को रिजेक्ट कर देता है देन द बिल इज डेड, बिल इज डेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किसी भी प्रकार की जॉइंट सिटिंग का सब कोई प्रोसीजर नहीं है, ना ही सरकार का गिरने का कोई खतरा है। सिंपल है, अगर बिल पास नहीं हुआ, बिल इज डेड, दैट इज इट। अगर बिल पास हो जाता है, सो द सेकंड हाउस आल्सो पासेस द बिल विद द कंसर्न्ड मेजॉरिटी, देन सच बिल शैल गो टू द प्रेसिडेंट। एंड व्हाट पावर द प्रेसिडेंट हैज? द प्रेसिडेंट is bound to give assent as per 24th Constitution Amendment Act 1971। So 24th Constitution Amendment Act 1971 में ये कंडीशन चेंज करी थी और कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति की प्रोविजन को, राष्ट्रपति की पावर को बाइंडिंग बना दिया था, that the president is bound to give the assent। The president is bound to give the assent in the case of constitutional amendment bill। ठीक है जी, तो ये जो होता है ये बिल्कुल बेसिक सा प्रोसीजर होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में पास करवाने का। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपको 24th अमेंडमेंट एक्ट मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट। राइट, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के कितने प्रोविजंस होते हैं, कितने मैकेनिज्म होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी, एक स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ लेजिस्लेचर्स। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी आप सबको पता है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी सबको पता है कि क्या होता है। प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं उन चीजों को देखते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड करने वाले टोटल 18 प्रोविजंस होते हैं। देयर आर टोटल 18 प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी अमेंडेड यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी। राइट, देयर आर टोटल 18 प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी अमेंडेड यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी। कि फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू, आपको याद होगा तो मैंने आपको उस दिन बताया था आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। ठीक है, ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है देयर अमेंडेड यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, फिर है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सेकंड शेड्यूल, कोरम इन पार्लियामेंट। देखो अबॉलिशन एंड क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो ये हम डिस्कस भी करेंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे, वैसे ही होता है आर्टिकल 169। दिस आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सेकंड शेड्यूल हमने बात की हुई है, यू नो व्हाट इज सेकंड शेड्यूल। राइट, उसके बाद आता है कोरम इन द पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम इन द पार्लियामेंट? कोरम क्या होता है? कोरम इज बेसिकली 1/10 ऑफ मेंबर्स। आज के समय पे कोरम है 1/10 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर इसको चेंज करना तो उसकी बात हो रही है। Now what is the meaning of 1/10 of the members of the house and why quorum is important? हाउस में कोई सिटिंग होती है ना, हाउस में कोई सिटिंग होती है तो उसमें कोरम का होना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि अगर हाउस में डिस्कशन हो रही है, हाउस की सिटिंग है, तो अगर हाउस में एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स नहीं आए ना तो हाउस में सेशन नहीं लग सकता। तो उस चीज को हम बोलते हैं कोरम। ठीक है, तो अगर इसको हमें बढ़ाना है या कम करना है उसकी बात हो रही है यहां पे। उसके बाद आता है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, सैलरीज ऑफ एमपी, privileges of parliament and members of the committee, use of English language in the parliament, number of judges in the Supreme Court, conferment of more jurisdictions on the Supreme Court। देखो नंबर ऑफ जजेस की सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है वो कर सकते हैं। कॉन्फरमेंट ऑफ मोर ज्यूरिसडिक्शंस, अब इस चीज को ध्यान रखना, यहां पे लिखा हुआ कॉन्फरमेंट ऑफ मोर ज्यूरिसडिक्शंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे सुप्रीम कोर्ट को और पावर्स दी जा सकती हैं और ज्यूरिसडिक्शन दी जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शंस कम नहीं की जा सकती। इस चीज का ध्यान रखना। That the parliament cannot reduce the jurisdiction of the Supreme Court. The parliament can increase the jurisdiction of the Supreme Court. The parliament can only increase the jurisdiction of the Supreme Court. The parliament cannot reduce the jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है जी, उसके बाद यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट्स की, सिटीजनशिप, इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ड्यूटीज, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। तो जितने भी हैं ये आपके बेसिक आते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है अमेंड करने के लिए। फिर आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पे। स्पेशल मेजॉरिटी में 3 बातें होती हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में होता है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज।
ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेशल डीपीएसपीएस। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं बाद में, पहले अपन इस तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले हम इस तरफ चलते हैं और बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है, ये वो कह रहा है कि यार अगर आपको याद होगा, मैंने पहले क्लास में आर्टिकल 368 में आपको प्रोसीजर बताया था कि दो प्रोसीजर होते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू भी पास होना होता है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी मेजॉरिटी से पास करती है, सिंपल मेजॉरिटी से। बहुत बढ़िया, स्टेट लेजिस्लेचर पासेस विद द सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अब देखो, अब ना इसमें सिंपल सी चीज याद रखना, ये मैं जो आपको समझा रहा हूं ये ध्यान में रख लेना, सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि यार ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स के होगा कि नहीं होगा। एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंपैक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, रिपीट करता हूं, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which impacts the constitutional division or the constitutional federal division of powers, that if it has to be amended then this procedure is required। मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर जिस पे संवैधानिक फेडरल डिवीजन के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल डिवीजन के ऊपर अगर किसी चीज का इंपैक्ट आ रहा है तो वो प्रोविजन जो है दैट शैल बी अमेंडेड यूजिंग स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ स्टेट्स। एग्जांपल, फर्स्ट, election method of the president। now what is the election method of the president? the elected MPs and elected MLAs। ठीक है, तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो उसके लिए आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ फेडरल पावर है कि MLAs आर आल्सो इंक्लूडेड, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया, एंड द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। So being the protector of the constitution, he is also the representative of the states or the states as well, or the provinces as well. So the states or the provinces elected MLAs are given adequate power in his electoral mechanism. So if it has to be changed, the federal division of power is being impacted, so the states have to be asked. First thing. Second, extent of executive power of the union states, extent of legislative power between the union states, और इसके साथ आप ये देखो 7th शेड्यूल। 4th पॉइंट बाद में देखते हैं, 7th शेड्यूल। तो हम देखते हैं अभी 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट और 5th पॉइंट। अब इनका मतलब समझो। 7th शेड्यूल तो समझते हो आप क्या होता है? व्हाट इज 7th शेड्यूल? लिस्ट सिस्टम। बहुत बढ़िया, लिस्ट सिस्टम। तो 7th शेड्यूल अगर लिस्ट सिस्टम में चेंज करना है तो मतलब क्या है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर चेंज हो रही है। अब देखो, अब सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और जब सब्जेक्ट दिए होते हैं तो उसमें क्या बात होती है कि किसके ऊपर यूनियन लॉ बना सकता है, किसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकता है, किसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। तो अगर आप 7th शेड्यूल में छेड़खानी कर रहे हो, दैट मींस व्हाट यू आर इंपैक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो अगर आपने यूनियन और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव पावर को चेंज करना है तो आपको दोनों से पूछना पड़ेगा। और तीसरा होता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये तीनों चीजें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिस एग्जांपल का नाम है जीएसटी। जीएसटी सुना होगा सबने। ठीक है, अब जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने जितने भी इंडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, उन सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके सबज्यूम करके एक टैक्स बना, जिसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी से क्या हुआ, जीएसटी से ये निकला कि यार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारे संविधान में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे कि जिनके ऊपर स्टेट टैक्स लगाता था और स्टेट कलेक्ट करता था, कईयों के ऊपर यूनियन टैक्स लगाता था, स्टेट कलेक्ट करता था, कईयों के ऊपर यूनियन टैक्स लगाता था, यूनियन कलेक्ट करता था। अब टैक्स लगा के कलेक्ट करना पावर है यूनियन और स्टेट की। अगर टैक्स लेवी करने की पावर है तो टैक्स लेवी करने की पावर किसकी होगी, लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की। टू लेवी अ टैक्स किसकी पावर, ऑनलाइन ऑफलाइन? टू लेवी अ टैक्स इज द पावर ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मनी बिल होता है वो, आर्टिकल 110। ठीक है, टू लेवी अ टैक्स इज द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो टैक्स लगाने की पावर किसकी होगी, लेजिस्लेचर की। आपने जीएसटी इंट्रोड्यूस करके बोल दिया कि भैया नहीं तुम इन चीजों पे टैक्स नहीं लगा सकते, तो आपने उनकी पावर को कम कर दिया। साथ ही साथ हमने 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट्स कर दी कि सर इस पे टैक्स आप नहीं लगा सकते, इस पे आप नहीं लगा सकते, बात खत्म होगी। तो 7th शेड्यूल भी अमेंड हो गया। अब आते हैं एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो हमने बोला कि टैक्स लेवी करने की पावर तो पार्लियामेंट की है, लेजिस्लेचर की है। टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसकी है, एग्जीक्यूटिव की। तो आपने बोल दिया कि सर ये इंडायरेक्ट टैक्स खत्म करो। ठीक है, जितने भी आपका कृषि कल्याण से, स्वच्छ भारत से लगते थे, जो आपका वैट लगता था, सर्विस चार्ज, सब बंद करो, जीएसटी होगा। तो जहां पे स्टेट टैक्स यूज करता था, ये यूनियन यूज करता था, वो पावर हमने कम कर दी। अब हमने एक एजेंसी बना दी, तो उससे क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर आल्सो गॉट हैम्पर्ड।
तो जब ये तीनों इंपैक्ट हुए तभी आपको याद होगा, तो जीएसटी तब जाके इंप्लीमेंटेशन में आया था जब एटलीस्ट 14 स्टेट्स जितनी थी भारत में, 28 स्टेट्स हैं अभी भारत में, तो कम से कम 14 स्टेटों ने जब उसको परमिशन दी तब जाके आया था। तब 29 स्टेट ने 15 ने दिया था, तब जाके वो इंप्लीमेंटेशन में आया था। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी नोटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। ठीक है जी। अब देखो इसके अलावा आता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को चेंज करना है, ठीक है, इफ यू हैव टू इंपैक्ट एनी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर जो है ना वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल द पार्लियामेंट सेज दैट वी आर गोइंग टू चेंज द पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, एंड वी आर सेइंग कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी झगड़ा सेंटर स्टेट का उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हटा दिया। ठीक है, यहां आप बोल दो कि यार प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब प्रेसिडेंट रूल के बाद आप जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते, तो फेडरल स्ट्रक्चर इंपैक्ट होगा ना। अगर आपने कुछ ऐसा चेंज करना है देन यू हैव टू आस्क द स्टेट्स एज वेल। देन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, कि आज के समय स्टेट्स किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है पार्लियामेंट, ठीक है, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उसका प्रिंसिपल है, वो चेंज करना है तो अभी आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। और लास्ट आता है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब क्या है, आर्टिकल 368, कि कल को पार्लियामेंट बोले कि हम यही खत्म कर देते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स ही उड़ा दें, ठीक है, तो फिर तो स्टेट्स की इज्जत ही क्या बचेगी। तो अगर आपने इसमें कुछ चेंज करना है, आर्टिकल 368 में ही कुछ चेंज करना है, तब भी आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये किससे अमेंड किए जाते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी इन रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ स्टेट्स। समझ में आई बात, हाँ या ना? राइट, ऑनलाइन। ठीक है जी। अब देखो सर, तो सिंपल मेजॉरिटी हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स हो गया। अब यहां बचा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जब हम स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, डीपीएसपी की बात करी। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑल अदर विच इज नीदर कवर्ड इन फर्स्ट नॉर सेकंड, सॉरी नॉर थर्ड, कि ना ही जो यहां दिया हुआ है ना ही जो यहां दिया हुआ है, अगर ऐसे किसी चीज को अमेंड करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या निकल के आया, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कहीं नहीं दिया हुआ, तो जब प्रीएम्बल को अमेंड करना तो किससे अमेंड किया गया, स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको उस दिन वो भी बताया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बेरूबेरी केस, कि अगर आपने किसी स्टेट को दूसरी कंट्री को अपनी टेरिटरी देनी है तो उसके लिए भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है। तो जो संविधान में क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा प्रोविजन किस तरह से अमेंड होना है, कौन सा प्रोविजन किस तरह से अमेंड होना, अगर उस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो वो सारी चीजें किससे अमेंड की जाएंगी, दैट शैल बी अमेंडेड यूजिंग स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है जी। तो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो ये आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर है। कोई डाउट इसमें किसी को? ऑफलाइन ऑनलाइन फटाफट बताओ, डाउट है तो बता दो, नहीं तो नो लिख दो। ठीक है जी। देखो इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में तो प्रीलिम्स में तो क्या ही पूछेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में प्रीलिम्स में आपसे सिर्फ दो तीन चीजें पूछ सकते हैं। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपसे पूछ सकते हैं केसेस के बारे, क्रोनोलॉजी ऑफ द केसेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी ऑफ द केसेस में कि सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद केस 1951, गोरखनाथ केस 1967, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, केशव भारती केस 1973 आना था, यहाँ पे 71 टाइप हो गया, या 73 कर लेना प्लीज, गलती से टाइप हो गई यहाँ पे, 1973 है ये। केशव भारती केस 1973, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड मिनर्वा मिल केस 1980। तो ज्यादा से ज्यादा तो आपसे क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस की, कि कौन पहले आया। ये यूपीएससी भी पूछता था, तो हो सकता है कि आपसे स्टेट भी पूछ ले, या उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लिस्ट जो है वो इंक्लूडेड है, या कौन कौन से सब्जेक्ट में बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। तो कुछ सब्जेक्ट तो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, sovereign democratic republican nature of the Indian polity, secular character of the constitution, separation of powers between legislature and executive and judiciary, federal character of the constitution, socialist जो है, harmony between fundamental rights and DPSPs, the concept of welfare state, ये सारा जो है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसमें और भी आते हैं, इसमें बहुत सारे और भी हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जैसे एक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, right, this is also the part of basic structure. So there are multiple other things which can be considered to be part of basic structure, for example rule of law,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक्सेट्रा। तो ये जो है ये आपके कंसिडर किए जा सकते हैं क्या, एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि यार बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर की देयर इज नो डेफिनेशन, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दिया था केशवचंद्र भारती के 1973 में। पहली बार भारत ने सुना था केशवचंद्र भारती के 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो सरकार ने पूछा बताइए सर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो कोर्ट ने कहा धीरे धीरे बता देंगे। तो आज तक कोर्ट जो है इसको धीरे धीरे लिस्ट बनाई जा रहा है और इंटरप्रेट की जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम कोर्ट की भाषा में समझे, अगर हम कोर्ट की भाषा में समझे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर्ट ने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल सी चीज है कि वो प्रिंसिपल्स जो भारत के संविधान की बेसिक फिलोसफीज को एक्सप्लेन करते हैं या एग्जाम्पलीफाई करते हैं और भारत के संविधान को एक लॉन्जेविटी का मैकेनिज्म देते हैं या चलने का मैकेनिज्म देते हैं, उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर भारत के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीज है, वो चीज जो भारत के संविधान की फिलॉसफी, भारत के संविधान की कंटिन्यूटी, भारत के संविधान की लॉन्जेविटी और इस देश में संविधान की प्राथमिकता जिसको सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो बनाए रखती है, उन चीजों को हम बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल मान सकते हैं। और कोर्ट जो है उसको केस टू केस बेसिस के ऊपर लगातार इंटरप्रेट करके एक लिस्ट बनाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर से एक्चुअली होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से एक्चुअली कोर्ट की पावर जो इंक्रीज हो जाती है, पार्लियामेंट की पावर जो कम हो जाती है, ठीक है। हमारे संविधान में इस चीज को ध्यान में रखना दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोवेयर मेंशंस द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जितना भी ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ना भारत में, ये सारा का सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, इट इज कंप्लीटली अ जुडिशियल इनोवेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन does not mention it. Constitution does not mention it. It is completely the concept of judicial innovation. संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा, रादर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स उठा के देख लो वहां भी नहीं मिलता। तो ये कंप्लीटली एक जुडिशियल इनोवेशन है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक सा आइडिया, जो प्रीलिम्स में इससे ज्यादा तो आवश्यकता ही नहीं होगी आपको पढ़ने के लिए, राइट। इसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजंस एंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो there are three types of emergencies. Article 352, Article 356, Article 360. Article 352 is national emergency. Article 356 is president's rule. Article 360 is फाइनेंशियल इमरजेंसी। 42nd में 1976 होती है सर, 1976, 1978 लिखा है यहाँ पे, नाइनटीन 1976 तो लिखा है यार, 42nd में 1976 तो लिखा हुआ है। नाइनटीन 78 में सर 44th अमेंडमेंट एक्ट है मेरे भाई, 44th अमेंडमेंट एक्ट है। देखो इमरजेंसी प्रोविजंस में तीन इमरजेंसीज की हमारे संविधान में बात की गई है। आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल एंड आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब हम प्रेसिडेंट रूल की सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इमरजेंसी से। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कांसेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
तो नेशनल इमरजेंसी क्या होता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की आर्टिकल 352 में, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो क्या कहता है नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 352? आर्टिकल 352 कहता है कि व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पहली चीज आती है दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, किस चीज को लेकर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड है? दैट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अंडर थ्रेट और इमिनेंट थ्रेट, कि जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है इट इज अंडर थ्रेट और इमिनेंट थ्रेट, दैट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अंडर थ्रेट और इमिनेंट थ्रेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ तीन ग्राउंड्स की ये बात करता है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, तीन ग्राउंड की ये बात करता है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये कह रहा है कि जो तीन ग्राउंड्स हैं, इन तीनों ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अंडर थ्रेट और इमिनेंट थ्रेट, देन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी इफ he gets a written advice or written recommendation from cabinet, from the cabinet। तो ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट जो हैं उनको रिटर्न रिकमेंडेशन मिलती है कैबिनेट से, तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने ग्रीन में चीजें लिखी है ना, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है इस पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह था इंटरनल डिस्टरबेंस। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टरबेंस, सो इंटरनल डिस्टरबेंस वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। और ये जो पॉइंट है कि if he gets written recommendation from the cabinet, this was also added by 44th amendment act 1978। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था ही नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन रिकमेंडेशन वाला प्रोविजन था ही नहीं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता था कि सर इमरजेंसी लगा दो, दैट इज व्हाट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नेवर टॉक्ड अबाउट द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, राइट। अब देखो सर, तो मोटी मोटी बात क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऑन एनी ऑफ दीज थ्री ग्राउंड्स द इमरजेंसी हैज टू बी प्रोक्लेम्ड, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अंडर थ्रेट, देन द प्रेसिडेंट कैन इंपोज और प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, ठीक है जी। अब देखो सर आगे, अब आगे क्या होता है कि अगर हम प्रोक्लामेशन की बात करें तो प्रोक्लामेशन की कैसे जा सकती है। सो हाउ द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो लेट अस सपोज कि प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी, ठीक है। लेट अस सपोज दैट द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी, सो दिस इज द प्रोक्लामेशन। सो राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। जब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, उस दिन से विदिन वन मंथ बाय स्पेशल मेजॉरिटी बोथ हाउसेस हैव टू अप्रूव इट। एक महीने का टाइम मिलता है दोनों हाउसेस को उस नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लामेशन को अप्रूव करने के लिए। अगर तो दोनों हाउसेस अप्रूव कर देते हैं, इफ द टू हाउसेस, बोथ द हाउसेस सेपरेटली अप्रूव इट, देन इट शैल कंटिन्यू फॉर 6 months एट अ टाइम। जब दोनों हाउसेस अप्रूव कर देंगे, उस दिन से 6 महीने तक आगे फर्दर कंटिन्यू चलेगी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। हर 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। यह नहीं होता कि जब एक बार लगी तो लगी रही, हर 6 महीने के बाद आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और पार्लियामेंट इसको 6 महीने करके तब तक कंटिन्यू कर सकता है अंटिल रिवोक्ड। जब तक ये रिवोक नहीं की जाती तब तक पार्लियामेंट जो है इसको कंटिन्यू कर सकता है।
ठीक है, अब ध्यान सुनना एक बात। सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नेशनल इमरजेंसी shall start from the date it is proclaimed by the president of India। जिस दिन राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया उसी दिन से उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द टाइम पीरियड ऑफ 6 months, द टाइम पीरियड ऑफ 6 months shall start from the date it is approved by both houses of the parliament। कॉन्सिक्वेंसेज उसी दिन स्टार्ट हो जाएंगे, इफेक्ट्स उसी दिन स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन राष्ट्रपति प्रोक्लेम कर देंगे। पर जो उसका 6 महीने का टाइम पीरियड है कि वंस अप्रूव्ड इट कैन कंटिन्यू फॉर 6 months, वो तब स्टार्ट होगा जब दोनों हाउसेस उसे सेपरेटली अप्रूव कर देंगे। ठीक है, दोनों हाउसेस को सेपरेटली अप्रूव कर देंगे। बात समझ आ गई मेरी? हाँ या ना? ठीक है, तो ये एक टाइम पे लगती है और तब तक चलती रहती है जब तक वो दोनों हाउसेस उसको रिवोक नहीं करते या फिर प्रेसिडेंट उसको रिवोक नहीं करते। ठीक है, यहां प्रेसिडेंट मेनली प्रेसिडेंट की बात होती है। अगर सपोज करो यहां पे दोनों हाउस ने अप्रूव करना है, एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या होगा आप बताओ? इफ वन हाउस रिजेक्ट्स देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी डेड, खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगी। अगर एक भी हाउस ने रिजेक्ट कर दिया ना, उसी दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब एक इसमें कंडीशन दे रखी है, ध्यान सुनना इस कंडीशन को, कि सपोज करो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई, तो जिस दिन नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई अभी राज्यसभा ने लोकसभा ने उसको पास नहीं किया, लोकसभा इज नॉट अप्रूव्ड इट। ठीक है, पर बाय चांस बिफोर अप्रूवल लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड। अभी अप्रूव नहीं हुआ पर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फिर क्या होगा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? क्या होता है डिसोल्यूशन का मतलब? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड डिसोल्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन क्या? 3 चीजें होती है ना, वन इज डिसोल्यूशन, वन इज सस्पेंशन एंड वन इज अबॉलिशमेंट। द हाउस इज अबॉलिश्ड। ये 3 चीजें होती हैं, सस्पेंशन, डिसोल्यूशन और अबॉलिशमेंट। 4 हाउस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल। सो ठीक है जी, अब देखो सर, ठीक है जी, अब देखो सर, अब क्या कि हमने कहा कि 3 हाउसेज हैं, 4 हाउसेज हैं, 3 शब्द होते हैं, सस्पेंशन, डिसोल्यूशन, अबॉलिशमेंट। सस्पेंशन, राज्यसभा कैन नेवर बी सस्पेंडेड, कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, कैन नेवर बी अबॉलिश्ड। लोकसभा कैन नेवर बी सस्पेंडेड बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड, इट कैन नॉट बी अबॉलिश्ड। स्टेट असेंबली कैन बी सस्पेंडेड, can be dissolved, cannot be abolished. State council cannot be suspended, cannot be dissolved, but can be abolished. अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the word suspension? अब देखो सर, सस्पेंशन मतलब समझने के लिए आप ये देखो कि आपको पानी का ग्लास दिख रहा है, ऑनलाइन ये भी दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा है। ठीक है, तो जब पानी के ग्लास में पानी दिख रहा है आपको, पानी क्यों दिख रहा है? पानी क्यों दिख रहा है? ट्रांसपेरेंट, पक्की बात है। क्या रीजन है पानी दिखने का? आपको साइंस पढ़ी, साइंस आपके आती है हिमाचल में 6 to 10 की एनसीईआरटी, ठीक है ना, उसमें कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो अब सपोज करो कि जब तक इस पर रोशनी पड़ रही है तब तक आपको पानी दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है? लेट अस कंसीडर दिस ग्लास एज द हाउस, वाटर एज द एमएलएस, वाटर एज द मेंबर्स ऑफ द हाउस। सो टिल द टाइम they are visible, the light is falling on them, they enjoy the power. Till the time you are able to see them and the light is falling on them, they enjoy the power. Now अब दिख रहे हैं वो, now they are not visible, MLS तो है but they are not visible. That means they are still the members of the house but they don't have any power. They still are the members of the house but they don't have any power. इस चीज को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। कि they are still the members of the house but they don't have any power, that is the meaning of the word suspension. ठीक है जी, सस्पेंशन क्लियर होगा
कि द मेंबर्स आर स्टिल देयर बट दे डोंट हैव एनी फॉर्म ऑफ पावर। सेकंड होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बेसिकली मींस एम्प्टी हाउस। ठीक है, डिसोल्यूशन बेसिकली मींस एम्प्टी हाउस। मतलब क्या है, हाउस इज एम्प्टी, तो अगर आपने इसमें दोबारा भरना है तो क्या कराना पड़ेगा, री इलेक्शंस। ठीक है, डिसोल्यूशन मींस हाउस इज एम्प्टी, अगर आपने दोबारा कराना है तो री इलेक्शन होंगे ही होंगे। ठीक है, अबॉलिशमेंट बेसिकली मींस नो हाउस। ओनली वन हाउस इन इंडिया कैन बी अबॉलिश्ड, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। रेस्ट नो हाउस इन इंडिया कैन बी अबॉलिश्ड। बात समझ में मेरी, हाँ या ना? ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन जो होती है वो दो हाउसेस की होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा। अब कब ये, अंडर व्हाट कंडीशंस द लोकसभा कैन गेट डिसॉल्व्ड? अंडर व्हाट कंडीशंस द लोकसभा कैन गेट डिसॉल्व्ड? लोकसभा कब डिसॉल्व होती है? टाइम पीरियड खत्म होता है, कितना टाइम पीरियड? 5 इयर्स। तो अगर 5 साल खत्म हो जाए तो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, वो डिसॉल्व करता है? स्पीकर डिसॉल्व करेंगे? स्पीकर स्पीकर का क्या लेना देना है सर? प्रेसिडेंट। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ही होता। देखो, दो कंडीशंस होती हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की। ठीक है, लिख लेना साइड पे, देयर आर 2 कंडीशंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। स्टेट असेंबली के लिए भी सेम होती है, स्टेट असेंबली के लिए सेम होती है, बस वहां पे एक फर्क रहेगा कि जहां पे भी मैं जो लिखवा रहा हूं, वहां पे जहां मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूं वहां गवर्नर हो जाएगा, जहां मैं लोकसभा बोल रहा हूं स्टेट असेंबली हो जाएगा। 2 conditions for dissolution of Lok Sabha. First, when the 5-year term is completed, when the 5-year term is completed, it gets automatically dissolved. 5-year term is completed, it gets automatically dissolved. It gets automatically dissolved. Second, if the Council of Ministers, if the Council of Ministers, Council of Ministers lose the confidence of the House, lose the confidence of the House, confidence of the House, and no other party can form the government, no other party can form the government, then the president can dissolve the House. President can dissolve the House. ठीक है जी, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, इन बेसिस के ऊपर लोकसभा जो है डिसॉल्व होती है। ठीक है, इन बेसिस के ऊपर जो है लोकसभा डिसॉल्व होती है। ठीक है जी, अब देखो सर, तो हम जो बात कर रहे थे कि सपोज करो कि अभी लोकसभा ने प्रेसिडेंट की इमरजेंसी का जो अप्रूवल है उसको पास नहीं किया, नेशनल इमरजेंसी का जो अप्रूवल है उसको पास नहीं किया, फिर क्या होगा? तो अगर नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल पास नहीं किया और उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, फिर क्या होगा? फ्रेश इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अब देखो सर, राज्यसभा तो वही है, राज्यसभा तो उसको अप्रूव कर सकता है, राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया। ठीक है, फ्रेश इलेक्शन 6 महीने में होंगे। अब जब 6 महीने में फ्रेश इलेक्शंस होंगे, उस फ्रेश इलेक्शंस के बाद जो आपकी हाउस है, जो लोकसभा है, इट हैज टू डिसाइड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर उसने डिसाइड करना है। लोकसभा आ गई तो लोकसभा फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग विद इन 30 डेज इट हैज टू डिसाइड। ये नहीं है कि जिस दिन लोकसभा बनी, ठीक है, जिस दिन लोकसभा ने शपथ ग्रहण करी उसके बाद शपथ ग्रहण करने के बाद वो हाउस में मिले, फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा ने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो लेट अस सपोज कि आपकी 1 जनवरी को इमरजेंसी लगाई गई, 15 जनवरी को
हाउस डिसॉल्व हो गया, अभी लोकसभा ने अप्रूव नहीं करी थी। 6 महीने का टाइम है इलेक्शंस का, ठीक है। लेट अस सपोज कि 15 अप्रैल को इलेक्शंस हुए, 20 अप्रैल को रिजल्ट आ गया, 1 मई को लोकसभा पहली बार मिलती है और 10 मई को लोकसभा कहती है कि ठीक है सर, नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकती है। इमरजेंसी लगी कब थी? 1 जनवरी को। लोकसभा के सामने कब आया? 10 मई को। लोकसभा ने अप्रूव कर दिया। 6 महीने का टाइम अब यहां से स्टार्ट होगा, पर कॉन्सिक्वेंसेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे? 1 जनवरी से, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि अब 6 महीने के बाद, अब तो हिसाब लगा लो कि 4 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, 5 महीने, अब 6 महीने आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर अब 6 महीने बाद आपका 6 महीने का दोबारा एक बार चेक आएगा। तो दिस इज हाउ द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। बात समझ में मेरी? हाँ या ना? ऑनलाइन ठीक है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। फिर आते हैं विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। सो व्हेन इट कम्स टू द विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, विदड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। सो इमरजेंसी, वो इमर्जिंग कैसे हो गया? ये ऑटो करेक्ट हो गया मुझे लग रहा है, मैंने इमरजेंसी लिखा था, ऑटो करेक्ट हो गया, इमर्जिंग हो गया। Emergency can be withdrawn by issuing the proclamation of revocation by the president. कि if the president revokes, अगर प्रेसिडेंट रिवोक करते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि यार यस द नेशनल इमरजेंसी स्टैंड्स रिवोक्ड, बात खत्म। दूसरा, अगर एक हाउस, दोनों में से एक हाउस भी डिसअप्रूव कर देता है, मैं जैसे आपको पहले बताया, एक हाउस ने भी डिसअप्रूव कर दिया, बात खत्म हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि लोकसभा हैज बीन गिवन द स्पेशल पावर इन मैटर्स ऑफ विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जो तीसरा पॉइंट है ना, दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, इसको अंडरलाइन कर लेना। This is the special power of Lok Sabha. This is the special power of Lok Sabha. Now, what is the meaning of the special power of Lok Sabha? तो लोकसभा का स्पेशल पावर क्या है कि सपोज करो लोकसभा के हाउस के 1/10 मेंबर्स, if 1/10 members of Lok Sabha, if 1/10 members of Lok Sabha give in writing to the president if house is not in session, अगर हाउस सेशन में नहीं है तो लोकसभा के 1/10 मेंबर्स अगर राष्ट्रपति को लिख के देते हैं, हाउस सेशन में नहीं है तो हाउस समन करने की पावर किसकी होती है इंडिया में? प्रेसिडेंट। टू समन द हाउस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, टू प्रोरोग द हाउस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर हाउस सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति को 1/10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा लिख के देते हैं कि सर वी वांट टू डिस्कस द विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी इफ हाउस इज नॉट इन सेशन, देन द प्रेसिडेंट शैल समन अ स्पेशल सेशन विद इन 14 डेज, ठीक है। अगर हाउस सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति को लिख के देंगे, पर अगर हाउस सेशन में है तो किसको लिख के देंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर को, क्योंकि जब हाउस सेशन में है ना तो सारी पावर किसकी है? स्पीकर की। जब हाउस सेशन में नहीं है तो सारी पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। तो अगर हाउस सेशन में है तो 1/10 मेंबर्स लिख के देंगे किसको? स्पीकर को। अब सर स्पीकर मैटर या प्रेसिडेंट जो भी है मैटर डिस्कशन के लिए लेके आएंगे। अगर लोकसभा के मेंबर्स सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसको पास कर देते हैं, इफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा पास विद सिंपल मेजॉरिटी, लिखा हुआ सेकंड लास्ट लाइन में, पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, देन द नेशनल इमरजेंसी स्टैंड्स रिवोक्ड, ठीक है। राज्यसभा कोई रोल नहीं है इसमें, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, सिंपल है। 1/10 members of Lok Sabha give it in writing to the president when house not in session and to the speaker when house in session, ठीक है। And if they pass it using simple majority, then the national emergency stands revoked. Then the national emergency stands revoked, ठीक है जी। तो इस तरह से इमरजेंसी का जो है प्रोक्लामेशन जो है वो होता है। इसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बेटा ऑनलाइन? कौन सा डाउट है? कौन सा पॉइंट का डाउट है आपको? ठीक है, बता देना मेरे कौन सा पॉइंट डाउट है, फिर इसको रिपीट कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस, एग्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस में क्या बात होती है कि देखो, इन द केस ऑफ एग्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस व्हाट हैपेंस इज दैट द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर is much more compared to the state executive power, that the union executive can give any order or any direction to the state executive. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को कोई भी ऑर्डर कोई भी डायरेक्शन दे सकता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव को वो माननी ही पड़ती है, राइट। द स्टेट एग्जीक्यूटिव डज नॉट हैव एनी अदर पावर, द स्टेट एग्जीक्यूटिव हैज टू एग्री टू व्हाट द यूनियन एग्जीक्यूटिव सेज,
ठीक है, इसके साथ आप इस चीज को समझना दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सॉरी, that when we are talking about the state executive, so the state executive shall continue to function. जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करता जाएगा. स्टेट एग्जीक्यूटिव विल कंटिन्यू टू फंक्शन, द स्टेट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म इट्स रोल. स्टेट गवर्नमेंट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट की ना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही. स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करता जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं रहा है. पर कोई भी एक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट लेगा उस एक्शन के ऊपर यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर हो सकती है, या यूनियन एग्जीक्यूटिव उसके एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. राइट, यूनियन एग्जीक्यूटिव उसके एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. तो ये क्या करता है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर को ज्यादा कर देता है. किसकी पावर के मुकाबले? स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर के मुकाबले. ठीक है जी, पहली बात. दूसरी बात आती है इसमें लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंस. लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंस, ये नॉर्थ, यार इसमें इतनी गलतियां कैसे होगी? नेशनल इमरजेंसी, कि अंडर आर्टिकल 250 व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इंपोज्ड द पार्लियामेंट अज्यूम्स, ये देखना, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन करो, कंकरेंट लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स. इस चीज को अंडरलाइन करो, कंकरेंट लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स. ये आर्टिकल 250 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. ये आर्टिकल 250 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ concurrent legislative jurisdiction over state subjects? concurrent legislative jurisdiction को हम वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं. Do you know what is the meaning of the word legislative jurisdiction? legislative jurisdiction क्या होता है? What is the meaning of the word legislative jurisdiction? लॉ बनाने की पावर, सिंपल, लॉ बनाने की पावर. तो जो आप लॉ बनाने की पावर की बात कर रहे हो, तो हम ये कहते हैं कि यार यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर किसकी है? ये पार्लियामेंट की. स्टेट लिस्ट में किसकी है? स्टेट लेजिस्लेचर की. कंकरेंट में किसकी है? दोनों की. तो कंकरेंट में पावर आती है दोनों की. तो इन्होंने क्या लिखा 250 में कि अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है उस समय के ऊपर जो स्टेट लिस्ट है या स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कंकरेंट लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगी. मतलब क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी अंडर इंपोजिशन है उस समय के ऊपर स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट एंड द स्टेट बोथ कैन मेक द लॉस. ठीक है, स्टेट लिस्ट के स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन है, बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट कैन मेक द लॉज. राइट, अब ये लॉज जो है ना, ये परमानेंट नहीं चलते. ये जो पार्लियामेंट ने अगर स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बनाए तो इनकी एक लाइफ होती है. वो लाइफ क्या है कि इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद वो लॉज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं. ठीक है, कि सपोज करो इमरजेंसी चली 1 साल, लेट अस सपोज इमरजेंसी कंटिन्यूस फॉर 1 ईयर. पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो लॉ जो है वो मैक्सिमम 1.5 साल चलेगा, उसके बाद वो लॉ अपने आप ही खत्म हो जाएगा. दैट लॉ विल ऑटोमेटिकली बी एलिमिनेटेड. तो यही लाइन लिखी हुई है, दैट कंटेन्स टू एग्जिस्ट, ऑपरेट और लेजिस्लेट लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी become inoperative 6 months after national emergency ceases to exist. Become inoperative 6 months after national emergency ceases to exist. Right? अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज आती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के टेन्योर की. द लाइफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकसभा. अभी हुआ क्या था, ये ना, ये जो पॉइंट है ना, ये सेकंड वाला, दिस वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. दिस वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. अब भारत में 1971 में इलेक्शंस हुए थे, तो उसके बाद 5 साल का बनते हैं 1976 में, पर इलेक्शंस कब हुए? 1977 में, 6 में हुए नहीं. तो क्यों नहीं हुए इलेक्शन 76 में? क्योंकि इमरजेंसी चल रही थी. अब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि इमरजेंसी चल रही है सर, इलेक्शन कैसे करवाएं? तो उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन डाल दिया. उस प्रोविजन में क्या डाल दिया? उन्होंने बोला कि बाय चांस अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस तो हो नहीं सकते. ठीक है, तो उस समय के ऊपर क्या किया जाए? उस समय के ऊपर पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगा और उस लॉ में एक साल के लिए 1 ईयर एट अ टाइम, हो सकता है उसके बाद भी बढ़ा दे, 1 ईयर एट अ टाइम पार्लियामेंट जो है वो लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सटेंड कर सकता है. तो जैसे आइडियली इलेक्शंस होते 1976 में, तो इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए गए कब तक? 1977 तक. ठीक है,
तो पार्लियामेंट 1 ईयर एट अ टाइम जो लाइफ है लोकसभा की और स्टेट असेंबली की वो एक्सटेंड कर सकता है। पर जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, तो जिस जिस असेंबली की या फिर पार्लियामेंट की, मतलब लोकसभा की लाइफ एक्सटेंड की हुई है, तो जिस दिन इमरजेंसी खत्म होती है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर उन हाउसेस के इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। उन हाउसेस के इलेक्शन जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। मतलब क्या है कि अगर किसी हाउस की लाइफ को इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड किया जाता है, तो जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उन हाउसेस के इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। बात समझ मेरी? हाँ है ना? इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद आता है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है कि जैसे आज के समय की बात करते हैं, आज के समय फाइनेंस कमीशन की रूल के अकॉर्डिंग या रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 41% पैसा जो है वो सेंटर से स्टेट्स को डिवॉल्व होता है। मतलब सेंटर जो भी 100 रुपए कमाता है उसमें से 41 रुपए स्टेट्स को चले जाते हैं, 40 रुपए स्टेट्स को चले जाते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति इसको सस्पेंड कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसको सस्पेंड कर सकते हैं और राष्ट्रपति इसको सस्पेंड कर देंगे। कब तक सस्पेंड कर सकते हैं? फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर उस साल स्टेट्स को उतना पैसा मिलेगा जितना सेंटर की मर्जी होगी, स्टेट का कोई अधिकार नहीं होगा उस साल। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रॉब्लम आती है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस में। ठीक है, लिखा भी हुआ है, मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच इमरजेंसी एंड्स। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना कि जितना भी ये सारा काम है, ये सारा काम क्या हुआ है? एग्जेक्टिव एक्शन। प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, सब कुछ कर दिया। तो जो भी इसमें फाइनेंशियल एक्शन, जो भी फाइनेंशियल एक्शन छोड़ो, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इमरजेंसी के दौरान लिया जाएगा, वो सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, सो दैट द पार्लियामेंट कैन मेक द एग्जीक्यूटिव आंसरेबल। ये लिखा हुआ है, एवरी ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट शुड बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, both houses of the parliament, so that the executive can be made answerable by the legislature. So this is what is the effect of the national emergency on the executive, legislative and financial sphere. बात समझ मेरी? हाँ या ना? ऑनलाइन देखो, उसका शीतल उसका सिंपल सा है कि 6 महीने के बाद इलेक्शंस होंगे। तो जब 6 महीने के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें से 30 दिन में जब पहली सिटिंग होती है लोकसभा की, तो विद इन 30 डेज आपको उस मैटर को एड्रेस करना पड़ेगा। यू हैव टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर मैटर विद इन 30 डेज। ठीक है जी? ठीक है शीतल? ठीक है, देखो इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। आज हम सिर्फ इमरजेंसीज तक करेंगे। मैंने सोचा था इसको एग्जेक्टिव भी करवा दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, पर वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरा ना गला बिल्कुल खराब हो रखा है, तो हम एग्जेक्टिव तक ही करेंगे आज। जब तक हम इमरजेंसी तक करेंगे, तीनों इमरजेंसी खत्म कर लेंगे, ताकि आपको पढ़ने का प्रॉपर टाइम मिल जाए और आप घर जाके इसको पढ़ लेना। ठीक है, हम समझ सारा लेंगे। ठीक है, देखो इसके बाद आता है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स और इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी आपकी नेशनल इमरजेंसी है उसका इंपैक्ट क्या होता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसको समझते हैं। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं सर। एक है आर्टिकल 358, एक है आर्टिकल 359। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी एंड इंपैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि सारा बवाल ही फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मचता है। सारा बवाल ही जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मचता है। अब होता क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज की जाती है, प्रोक्लेम की जाती है 2 ग्राउंड्स के ऊपर। इसको अंडरलाइन करना, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। इफ द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर अगर नेशनल इमरजेंसी की जाती है, किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, प्रोक्लेम की जाती है, देन आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आपने इस चीज को याद रखना है कि अगर वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड के ऊपर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। ये सपोज करो पाकिस्तान से जंग होगी कल को,
ठीक है, वॉर है, सरकार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर नेशनल इमरजेंसी लगा दी। अब कोई बंदा अखबार में आर्टिकल लिख देगा नहीं सर पाकिस्तान से बहुत गलत हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सरकार उठा के ले जाएगी कि भैया युद्ध चल रहा है, तमीज में रहो, ठीक है ना। दैट इज आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 359, अगर हम आर्टिकल 359 की बात करें तो आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 कहता है कि अगर किसी भी ग्राउंड के ऊपर, तीनों में से किसी भी ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी लगाई जाती है, देन द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। मतलब क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है किसी भी ग्राउंड के ऊपर, तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट सस्पेंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? दैट मींस आर्टिकल 32 इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, कि फंडामेंटल राइट आपके पास है, पर अगर बाय चांस सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जिसके बेसिस के ऊपर आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है या रेस्ट्रिक्ट होता है, देन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट। ठीक है, और उन्हीं राइट्स का सस्पेंशन, एनफोर्समेंट ऑफ सस्पेंशन किया जाएगा, एनफोर्समेंट, जो राइट्स प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन में मेंशन करेंगे। कि फॉर एग्जांपल जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो प्रेसिडेंट साहब ने उस समय के ऊपर नोटिफिकेशन निकाला और उसमें उन्होंने एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19, 20, 21, 22 सस्पेंड कर दिया। तो बाकी सारे फंडामेंटल आपके पास है, ये भी है आपके पास, पर सरकार अगर कानून बनाती है तो इन राइट्स की वायलेशन अगर हो जाती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन में इन सारे राइट्स की एनफोर्समेंट जो है वो क्या है? सस्पेंडेड। ठीक है, तो पहले क्या था कि सारे राइट्स जो हैं उनको आप उनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड कर सकते हो, पर 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको चेंज किया। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कि किसी भी सर्कमस्टांस में आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, राइट। तो ये जो है ये आपका नेशनल इमरजेंसी है। अब ये देखो, ये ना एक लिस्ट मैंने दी है यहाँ पे। अब ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट वो है जो नेशनल इमरजेंसी में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सबकी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल 38th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का, उस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? डेक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज टेकन आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। 44th अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट इट बैक अंडर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या करा? दैट इमरजेंसी कैन बी इंपोज्ड ईदर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो हमें नहीं पता कि जब एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। अगर अभी के हिसाब से बात करें तो इफ द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड अंडर एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया, देन आल्सो द इंपैक्ट विल बी थ्रू आउट इंडिया। क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि जब इंपैक्ट की बात आती है ना, उस इंपैक्ट की बात में कोई चेंज नहीं किया गया, तो हमें नहीं पता भैया क्या होगा, क्योंकि उसके बाद भारत में कभी लगी नहीं इमरजेंसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कई सारे अमेंडमेंट्स किए आर्टिकल 352 और उसके प्रोविजंस के और उसके इंपैक्ट्स में। पहला अमेंडमेंट क्या किया? इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिमूव्ड एंड आर्म्ड रिबेलियन वाज एडेड। ठीक है, दूसरा प्रोविजन ऑफ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट वाज एडेड, जो मैंने आपको पहले बताया। तीसरा, वंस अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस द इमरजेंसी कंटिन्यूज टू बी अंडर ऑपरेशन फॉर 6 months। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि 6-6 महीने तक चलती है एक बार में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 6-6 महीने वाला टाइम चेक नहीं था। अब 6 महीने में दोबारा रिव्यू का मतलब क्या है कि यार पार्लियामेंट फिर चेक कर सकता है कि जरूरत है कि नहीं है। अगर पार्लियामेंट को लगता है ना जरूरत नहीं, पार्लियामेंट वहां पे रिवोक कर सकता है। ठीक है ना, पार्लियामेंट का हाउस पास ना करे, मैटर रिवोक हो जाएगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि वंस इमरजेंसी इज इंपोज्ड इट कैन कंटिन्यू अंटिल रिवोक्ड। तो 6 महीने वाले जो टाइम स्टैम्प्स थे या 6 महीने वाला जो टाइम गैप था या चेक था वो नहीं था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने वो टाइम चेक लेके आया। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 358 में अमेंडमेंट। आर्टिकल 358 में अमेंडमेंट क्या करेगी कि पहला जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो तीनों ग्राउंड्स मेंशन करता था कि आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ऑन आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड इफ इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन ईदर ऑफ द ग्राउंड। इसने क्या किया? इसने कहा कि नहीं सर, हर ग्राउंड पे नहीं होगा, सिर्फ तभी सस्पेंड होगा जब वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन से कोई ग्राउंड होगा। और आर्टिकल 359 में उसने अमेंडमेंट की, जो एक्सेप्शन आर्टिकल 20 और 21 की वो डाली गई। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने चेंजेस ऊपर देखी वो सारी चेंजेस जो हैं दे वर डन बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बात समझ आपको मेरी? हाँ या ना?
सो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करो, इसमें एक और पॉइंट ऐड करो, पॉइंट इसमें लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो एक, इसमें लिखो द अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी by both houses, approval of national emergency by both houses was reduced to 1 month, reduced to 1 month by special majority, by special majority, special majority, whereas the original constitution stated, whereas the original constitution stated 2 months and simple majority, original constitution stated 2 months and simple majority। ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखना कि जो हमने बात करी ना 1 मंथ और स्पेशल मेजोरिटी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं था। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने 1 मंथ और स्पेशल मेजोरिटी की बात करी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता था 2 मंथ्स एंड सिंपल मेजोरिटी। ठीक है जी। अब देखो सर, इसके बाद आता है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया जा रहा था तो काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया था कि सर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस समय के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि दिस विल बी लाइक मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने बोला कि ये वन ऑफ द लीस्ट यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगी। दिस विल बी वन ऑफ द लीस्ट यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उन्होंने बोला था कि यार ये ना मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है कि अगर सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची ना, और सरकारें जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तब जाके स्टेट यूनियन गवर्नमेंट ये लगा सकती है, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दिस विल बी अ डेड रबर। मतलब डेड रबर होगा कि पड़ा है बहुत ही कम, पर उनको क्या पता था इतना मिसयूज होगा ये। ठीक है। इतना मिसयूज हुआ कि सबसे ज्यादा पंडित नेहरू ने मिसयूज कर दिया। ठीक है। एक किताब लिखी गई, कई किताबों में कहानी दे रखी है कि 1957 में जब पहली बार केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो पंडित नेहरू ने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा के सरकार गिरा दी। ठीक है। अब काफी सारी किताबें कहती है कि पंडित नेहरू चीज के फेवर में थे, इंदिरा गांधी कन्विंस पंडित नेहरू कि कर दो। ठीक है। और पुत्री मोह में पंडित नेहरू ने कर दिया और वहां से काम खराब होना शुरू हुआ। उसके बाद देखो इंदिरा गांधी ने यूज क्या मिस यूज किया। ठीक है। उसी तरह आप हिसाब लगाओ 1975 में इमरजेंसी लगी, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, मिस यूज किए तो इंदिरा गांधी जी के तो किस्से हैं ये मिस यूज के, औरों के किस्से बताता हूं साथ साथ मिस यूज के, सिर्फ एक क्यों बदनाम हो, सारे हैं, सब एक जैसे ही हैं। अब हुआ क्या, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा, नेशनल इमरजेंसी। 1977 में इलेक्शन हारे। ठीक है। इलेक्शन हार गए, मोरारजी देसाई साहब बन गए भारत के प्रधानमंत्री। अब इलेक्शंस कौन से हारे थे इंदिरा गांधी जी? लोकसभा के। स्टेट के इलेक्शन से तो कोई नुकसान नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट चलती रहती थी ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि 2014 में कांग्रेस हारी, मोदी जी सरकार में आए, तो अब मोदी जी ने स्टेट गवर्नमेंट को छेड़ा नहीं ना। ठीक है ना, धीरे धीरे छेड़ा, एक साथ तो नहीं छेड़ा। ठीक है। तो इमरजेंसी तो नहीं लगाई ना, वो तो पार्टियां टूटी है, उनकी मर्जी है, इमरजेंसी तो नहीं लगी ना। अब 1975 में इमरजेंसी लगी, 1977 में लोकसभा इलेक्शंस हुए, कांग्रेस का सफाया हुआ सेंटर से या यूनियन से। मोरारजी देसाई साहब ने जितनी स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, जितनी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन सारी स्टेट में भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और वहां की सरकारों को डिसमिस कर दिया, ये कह के कि कांग्रेस पार्टी सरकार हार गई, लोगों ने इमरजेंसी का बदला लिया है, सारी सरकारों को डिसमिस कर दिया और वहां पर इलेक्शन करवाए। 1980 में मोरारजी देसाई साहब की सरकार चलेगी 3 साल में, इंदिरा गांधी वापस जीत के आ गई। इंदिरा गांधी ने सेम कर दिया, जहां जहां जनता पार्टी की सरकार थी उन सब जगह प्रेसिडेंट रूल लगा के सरकार हटा के कांग्रेस की सरकार ने दोबारा बनाने की कोशिश की, इलेक्शन करवा दिया। ये दोनों मिसयूज हैं। ठीक है। इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी एसर मुंबई केस में कि भाई साहब ये बदतमीजी ना करो, ये गलत है। ठीक है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था कि फॉर एग्जांपल कहीं पे करप्शन है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। भैया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल थोड़ी लगता है। ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की वजह क्या है, आप इस चीज को देखो। आर्टिकल 356 ध्यान से पढ़ो। आर्टिकल 356 कहता है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, आर्टिकल 356 कहता है कि यार
इफ द प्रेसिडेंट, यहां पे भी किसकी बात होती है, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। किन बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज। अब आप हिसाब लगाओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गवर्नर्स रिपोर्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदरवाइज। ये कितने ज्यादा वेग शब्दावली। गवर्नर्स रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि देखो ना, भारत में जितने भी गवर्नर्स है ना, उन सबकी जिम्मेवारी है कि उन्होंने साल में एक बार, हर साल वो एक रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को कि स्टेट कैसे चल रही है। ठीक है, अगर वो उस रिपोर्ट में या उसके अलावा भी राष्ट्रपति को लिख के दे देते हैं कि सर सरकार सही से नहीं चल पा रही, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को लगा सकते हैं। पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अदरवाइज। अदरवाइज शब्द का तो मतलब ही नहीं होता कि जब मन करे तो। ठीक है, अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाइड हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज, किस चीज के लिए सेटिस्फाइड हैं कि जो स्टेट असेंबली है, स्टेट गवर्नमेंट है सॉरी, इट कैन नॉट फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट कैन नॉट फंक्शन एज पर द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखो, that the state cannot, administration of the state cannot be carried according to the provisions of the constitution, then the president can impose president's rule। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टेट जो है स्टेट जो है वो संविधान के अनुसार अगर काम नहीं कर पा रही, तब जाके राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो जब भी आप प्रेसिडेंट रूल की बात पढ़ते हो ना, वहां पे आप अक्सर पढ़ते हो इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि अगर संविधान में जो दी हुई प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगेगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलग अलग केसेस में कही, स्पेसिफिकली एसआर बोमई केस था 1994 का, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता कि आप आर्टिकल 356 जब पढ़ते हो तो आर्टिकल 356 में साफ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस आर नॉट ग्राउंड, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नॉट ग्राउंड। कि फॉर एग्जांपल कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, कहीं पे करप्शन का मुद्दा आ गया, दैट कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। अगर संविधान की वायलेशन हो रही है, संविधान के अनुसार सरकार काम नहीं कर रही, तब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा नहीं लगा सकते आप। ठीक है ना, जैसे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सरकारों के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट को लगा दिया, ये कह के कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने काम किया। ठीक है, और ये कहा गया कि उनकी अब यूपी से भागे, उन स्टेट्स में भाग के चले गए जहां जहां बीजेपी की सरकारें थी। तो नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि ये जो है बीजेपी की सरकारें जो हैं ये बचा नहीं है किनको, वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद वाले लोगों को। ठीक है, तो ये संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इनको हटा दो, और रिमूव कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, क्या हुआ नहीं, वो अलग सीन है, पर हाँ केस हुआ। तो इन मुद्दों के ऊपर प्रेसिडेंट को लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो सर, एक ना आर्टिकल 356 के साथ दो आर्टिकल आप और समझो। एक तो है 355। आर्टिकल 355 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि अभी न्यूज में भी रह के हटा है, मणिपुर का केस जो हुआ, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा ना, वन ऑफ द रीजन इज दिस, अदरवाइज भी है, पर ये इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो। आर्टिकल 355 क्या कहता है, इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, कि यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टेट्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, and ensure administration of the state is carried out according to the provisions of the constitution। कि दो ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन पे नुकसान ना हो, पहला एक्सटर्नल अग्रेशन, दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस के ऊपर स्टेट्स आर अनएबल टू परफॉर्म एज पर द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द प्रेसिडेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल। और जब भी हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट तो खुद कुछ नहीं करते बेचारे, वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन इंपोज द प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है जी, देन आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 बड़ा सिंपल है, आर्टिकल 365 ध्यान से देखना, ध्यान सुनना। आर्टिकल 365 कहता है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेचर को यूनियन एग्जीक्यूटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इस्तेमाल करते हुए स्टेट को कोई डायरेक्शन देता है, और स्टेट अगर उस डायरेक्शन को इंटेंशनली फुलफिल नहीं करती, कि सपोज करो यूनियन एग्जीक्यूटिव ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पावर यूज करके स्टेट को ऑर्डर दिया कि आपने ये काम करना है, स्टेट काम ही नहीं करती।
स्टेट बार बार डिनाई कर देती है, मना कर देती है, ये काम नहीं कर रही। तो अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पावर को फुलफिल करने के लिए यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट को कोई ऑर्डर देता है और स्टेट उसे पूरा नहीं करता, then it shall be lawful for the president to consider that the administration of the state cannot function according to the provisions of the constitution. तो आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 जो है ना, they can also be the reasons for the application of आर्टिकल 356. टूल एक ही है सर, टूल आर्टिकल 356 ही है। आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 356, कि जो हमने गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज देखा ना, उसके साथ साथ और कारण भी हो सकते हैं। वो और कारण क्या है? 355 कैन बी वन रीजन, 365 कैन ऑल्सो बी द वन रीजन, बट अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट्स रूल इज अप्लाइड ओनली एंड ओनली अंडर आर्टिकल 356। तो 355 की वायलेशन होती है तो स्टेट राष्ट्रपति कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ 356। 365 में कुछ होता है तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ 365 वी आर यूजिंग 356। तो अल्टीमेटली 356 ही टूल है, बाकी सारे सिर्फ रीजन है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। ये बात समझ मेरी? हाँ या ना? ऑनलाइन ठीक है जी। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है सर, जैसा उसका प्रोसीजर था वैसे ही प्रोसीजर, बस थोड़े से एक चेंज है, उसको ध्यान से सुनना। चेंज क्या है? दो चेंज है, दोनों चेंजेस समझते हैं। प्रेसिडेंट रूल लग गया, प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया। नेशनल इमरजेंसी में कितने देर में प्रूव करना होता था? 1 मंथ में। नेशनल इमरजेंसी में इसमें कितना है? 2 मंथ्स। वहां स्पेशल मेजोरिटी थी, यहां कौन सी मेजोरिटी है? सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, एक बार अप्रूव हो जाएगा फिर चलेगा 6 महीने। वहां पे हम क्या कहते थे कि वहां पे नेशनल इमरजेंसी हमने क्या कहा कि वंस अप्रूव्ड इट कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स एट अ टाइम। तो मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमने क्या कहा था कि कॉन्सिक्वेंस स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन। यहां पे भी वही है। फिर हमने वहां क्या कहा था कि इंपोजिशन 6 महीने का टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? आफ्टर अप्रूवल। यहां पे 6 महीने का टाइम स्टार्ट हो जाता था, डेट इज इंपोज्ड। ये एक फर्क है। यहां पे द टाइम ऑफ 6 मंथ्स स्टार्ट फ्रॉम द डेट इट इज इंपोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो 6 महीने चलेगा, फिर उसके बाद 6 महीने और चल सकता है विद सिमिलर मेथड कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट अगर पास करता है। 1 साल हो गया। अब 1 साल चल सकता है मैक्सिमम। अगर उसके बाद भी कंटिन्यू करना है, इफ इट हैज टू कंटिन्यू बियॉन्ड इवन 1 ईयर, देन दीज टू कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड। दैट नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी इन ऑपरेशन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, ईदर पार्ट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाइज दैट द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कि इलेक्शन कमीशन बोलते सर इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर ये कंडीशंस हैं तब जो है वो 6 महीने से कंटिन्यू कर सकता है। इट कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स, सॉरी इट कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 1 ईयर। ठीक है, अब ये अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइटेड है वैसे भी, अंडरलाइन भी कर लेना दैट दिस वाज एडेड, दीस टू कंडीशंस वर एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस नहीं थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये दोनों प्रोविजंस ऐड की गई। ठीक है जी। अब देखो सर, अब सपोज करो 1 साल के आगे बढ़ गया, मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है 3 इयर्स। 3 साल से ज्यादा नहीं चलता, पर अगर 3 साल से ज्यादा चलाना है तो उसके लिए भी एक प्रथा है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब, जब पंजाब में पीक टेररिज्म था तो पंजाब में 5 साल के लिए नेशनल प्रेसिडेंट रूल चला, पर ये कहते हैं कि 3 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। पर अगर 3 साल से ज्यादा चलाना है तो क्या होता है? सो इफ इट हैज टू कंटिन्यू बियॉन्ड 3 इयर्स, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 368। तो आपको आर्टिकल 368 में एक कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखना पड़ेगा कि ये रीजन है, इस वजह से हम प्रेसिडेंट रूल इस स्टेट में और एक्सटेंड कर रहे हैं, that we are extending the president rule in this particular state beyond 3 year time period। तो वो आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आर्टिकल 356 में अंडर आर्टिकल 356 के अंडर कंडीशन डाली जाएगी और उसमें लिखा जाएगा कि यार जैसे अगर आप आज के संविधान पढ़ते हो तो अगर आप आर्टिकल 356 उठाते हो तो उसमें लिखा हुआ है, एक सब क्लॉज डाल के एक
केवियाट बना के या नोट बना के कि पंजाब में इस समय से एक्सटेंड किया गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो पॉसिबिलिटी है, पर मेथड बड़ा रिजिड है, मेथड बड़ा रिजिड है। उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा यूजिंग स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और वो 30 डेज वाला मैकेनिज्म तो वही है कि अगर लोकसभा गेट डिसॉल्व्ड इन द 6 मंथ्स इलेक्शंस, वो सारे सीन सेम है, उसमें भी समझाया, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंट रूल है उसको प्रोक्लेम किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस में बड़ा सिंपल है, बात सुनना बड़े ध्यान से। अब कॉन्सिक्वेंसेस है, सपोज करो प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया, so the day the president rule is imposed, state legislative assembly is suspended। इसको अपने बस बना लेना, समझना जैसे आपकी चॉइस है। प्रेसिडेंट रूल इज imposed, state legislative assembly suspended। अब एक बात बताओ, if the state legislative assembly is suspended, can the council of ministers have any power? क्यों? why? काउंसिल में से तो वही है, पावर क्यों नहीं है? पर अभी तो हमने सस्पेंड ही नहीं करा ना, काउंसिल में से तो वही है, काउंसिल में से तो कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टेट असेंबली हमने सस्पेंड किया, हमने डिसॉल्व थोड़ी किया। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पावर क्यों नहीं होगी? सस्पेंशन का मतलब क्या होता था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सस्पेंशन भी समझाया था। वो है पर पावर नहीं है, ठीक है, मतलब मेंबर्स हैं पर पावर नहीं है। तो अगर अपन लोग बोलते हैं कि मेंबर्स हैं पर पावर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं पर वो पावर डिराइव नहीं कर सकते, वो उनके पास पावर नहीं है। तो अगर स्टेट असेंबली के मेंबर्स के पास पावर नहीं है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर कैसे डेलीगेट करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से पावर डिराइव कर रहे हैं? स्टेट असेंबली से। टिल द टाइम दे आर एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, दे कैन कंटिन्यू टू रूल। बट अगर उनके पास ही पावर नहीं है तो फर्दर क्या एलोकेट करेंगे वो? तो as soon as the president's rule is imposed, the state legislative assembly is suspended and the council of minister gets dissolved। State legislative assembly suspended, the council of minister gets dissolved। अब सर एक बात बताओ, if the council of ministers are dissolved, तो council of ministers cannot function, तो executive power किसके पास जाएगी? क्या प्रेसिडेंट के पास? कौन सा रूल है? प्रेसिडेंट रूल। पावर किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी एज्यूम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हिच फर्दर ही कैन वेस्ट इट इन द गवर्नर और एनी अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय हिम एक्सेप्ट द पार्लियामेंट। रीजन बता सकते मेरे को इस चीज का? कैन यू टेल मी द रीजन? कि लाइन रिपीट करता हूं, हमको रीजन था ना। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, काउंसिल मिनिस्टर खत्म हो गए, पावर जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ठीक है। वो प्रेसिडेंट पावर गवर्नर को दे सकता है या किसी और पावर को दे सकता है, किसी और अथॉरिटी को दे सकता है जो राष्ट्रपति ने अपॉइंट की है, एक्सेप्ट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्यों रिस्ट्रिक्टेड है इससे? व्हाई पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड? व्हाई द पार्लियामेंट कैन नॉट हैव दिस पावर? ऑनलाइन, ऑफलाइन? Why the parliament cannot have this power? Why the parliament cannot have this power? Why the president cannot give the executive power of the state to the parliament and only to governor or any other authority? Why not parliament? Separation of power. बहुत बढ़िया, separation of power. It is the executive power. Executive power cannot be given to the legislature. Constitution लिख दिया सर, इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर खुद यूज कर सकता है, पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी, वो गवर्नर को दे दे या किसी और अथॉरिटी को दे दे, एक्सेप्ट द पार्लियामेंट, बिकॉज द पार्लियामेंट कैन नॉट यूज और कैन नॉट फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बात समझ नहीं मेरी आप? हाँ या ना? ठीक है जी। तो यही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है कि पावर जो है प्रेसिडेंट देगा, गवर्नर जो है वो अपने हिसाब से काम करते जाएंगे। अब देखो सर, अब सर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ, स्टेट असेंबली सस्पेंड होगी, काउंसिल में से डिसॉल्व होगी। स्टेट असेंबली घर कब जाएगी? When the president rule is approved by both houses, state assembly is dissolved। जैसे अभी मणिपुर का जब बजट सेशन डिस्कस हो रहा था, जिस दिन आपको याद है कि भारत में वक्फ बिल के ऊपर डिस्कशन हुई थी,
भारत की पार्लियामेंट में वक्फ बिल के ऊपर डिस्कशन हुई, बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हुई भारत की पार्लियामेंट में वक्फ बिल के ऊपर। रात के 2 बजे तक हमारी पार्लियामेंट ने फंक्शन किया उस दिन। 2 बजे के आसपास वक्फ बिल के ऊपर डिस्कशन खत्म हुई और उसको पास करने की बात की गई। फिर 2:30-3 बजे के आसपास सुबह 2:30 AM और 3 AM इन द मॉर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट इन द मणिपुर प्रेसिडेंट रूल रेजोल्यूशन। फिर उसको पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में तो शोर मचाएगी सर 3 बजे इसको डिस्कशन किस कल कर लेंगे डिस्कस, सोने वगैरह घर जाके किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, मैटर इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है तो उसको फटाफट पास मत करवाओ, डिस्कशन करके पास करेंगे ना, कर देंगे, हमें पता सीरियस मैटर है, पर सरकार से हमने सवाल भी तो पूछे, सरकार ने मौका नहीं दिया, सरकार ने फटाफट पास कर दिया। तो जिस दिन दोनों हाउसेस से अप्रूव हुआ उस दिन जाके स्टेट असेंबली डिसॉल्व होगी। अब स्टेट असेंबली डिसॉल्व होगी, ठीक है, अब लेजिस्लेटिव पावर किसके पास आएगी? बहुत बड़ी, पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है 356 आर्टिकल में लिखता है दैट द पावर ऑफ द स्टेट असेंबली शैल बी टेकन अप बाय द पार्लियामेंट। अगेन वही बात जो हमने बताई, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो यही बात जो है ये इसमें लिखी जाती है दैट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ईदर सस्पेंडेड एंड इन सच केस लेजिस्लेटिव फंक्शंस इज अज्यूम्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है जी। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस में कोई चेंज नहीं होगा सर, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस विल रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसके ऊपर अगर कोई बिल वगैरह पास करना है तो पार्लियामेंट ही करेगी ना, क्योंकि स्टेट असेंबली तो है नहीं। जैसे मणिपुर का बजट किसने पास करा इस बार? पार्लियामेंट ने, क्योंकि स्टेट असेंबली ने, स्टेट पार्लियामेंट फंक्शन स्टेट असेंबली ऑफ मणिपुर, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सर टेम्परेरी बाकी स्टेट्स ने क्या किया, उनके पैसे क्यों लेके जाएंगे, ठीक है जी। सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट्स रूलिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 बिल्कुल सिंपल है, बड़ा आसान है, ये भारत में कभी भी नहीं लगा, हमें भारत में कभी भी प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या कहता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कहता है कि if the president is satisfied that a situation has arisen whereby financial stability or the credit of India is under threat, then the president may declare financial emergency। अब देखो सर, हमें नहीं पता कि what is the meaning of financial stability और what is the meaning of credit of India। हमें नहीं पता कि कब financial stability under threat आएगी, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या ग्राउंड्स होंगे जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं that it will be under threat। हमारे पास कोई क्लियर कट जस्टिफिकेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रेडिट ऑफ इंडिया की हमारे पास कोई क्लियर कट जस्टिफिकेशन नहीं है, पर जब भी कभी होगा देन द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है जी। दूसरी चीज सेम है, अप्रूव्ड विद इन 2 months बाय सिंपल मेजॉरिटी बाय बोथ हाउसेस। ड्यूरेशन, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, जब तक खत्म नहीं होती तब तक चलती जाएगी, इट कैन कंटिन्यू अंटिल रिवोक्ड, ठीक है। अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल सिंपल है सर, जो भी स्टेट्स को पैसे जाता है सब बंद हो जाएगा, सब पावर जो है राष्ट्रपति की होगी, ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी। स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बजट पास किया, कोई मनी बिल पास किया, वो भी राष्ट्रपति रोक सकते हैं और बोल सकते हैं कि पहले हमारे पास भेजो, हम देखेंगे सही है कि गलत है। तो स्टेट के सारे फाइनेंसिस का भी जो टोकरा है वो सेंटर संभालेगा। साथ ही साथ जितने भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो, चाहे उसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो, सबकी सैलरी कम की जा सकती है इस समय के ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो यही जो है ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सटेंड सेंटर डायरेक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, एनी स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड द प्रोविजन रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स, and the president may issue directions in reduction of salaries and allowances of any class of person serving the union, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सब कुछ जो है, ये सारा का सारा काम जो है वो राष्ट्रपति के पास आएगा, राइट। इतना ही है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, यस और नो, ठीक है जी। ऑनलाइन ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर द डे, कल मिलते हैं एंड टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके नोट्स कल सुबह अपलोड हो जाएंगे, उसको ना मैं थोड़ा एडिट कर रहा हूं, मैं थोड़े चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, उसको चेंज किया जा रहा है, ठीक है जी। चलो।